बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का ऑप्शनल पेपर टीचिंग ऑफ हिंदी, जैसे हम हिंदी शिक्षण कहते हैं, वो पेपर मैं आपको पढ़ा रहा था। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्रथम इकाई में पढ़ना शुरू किया था। प्रथम इकाई में, जिसे हम फर्स्ट यूनिट भी कहते हैं अंग्रेजी में, इस प्रथम इकाई में हम लोगों ने पिछली कक्षा में भाषा के महत्व को पढ़ा था। आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा त्रिभाषा सूत्र के बारे में कि ये त्रिभाषा सूत्र है क्या। देखिए, भाषा के संबंध में कहा गया है त्रिभाषा सूत्र। ध्यान दीजिएगा, भाषा के संबंध में कहा गया है त्रिभाषा सूत्र। जैसा कि हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं, भारतवर्ष दुनिया का सबसे रंगीन देश माना जाता है। जैसे जैसे लोग हैं वैसे वैसे यहाँ की बोलियां हैं, वैसे वैसे खान पान है, और सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रभावी तौर पे देखा जाता है वह भाषा, और भाषा का प्रभाव बोलियों में संदर्भित होता है। अब हम यदि भारत के राष्ट्रीय विकास की बात करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम भारत के राष्ट्रीय विकास की बात करें तो आवश्यक हो जाता है कि भारत जैसे देश में एक राष्ट्र और एक भाषा होनी चाहिए। लेकिन अगर क्षेत्र के आधार पे, परिक्षेत्र के आधार पे, भाग के आधार पे यदि हम भारतवर्ष के क्षेत्र, समाज, परिदृश्य का अवलोकन करें तो ये पता चलता है कि भारत में तमाम राज्य हैं, उन राज्यों में अलग अलग प्रकार की बोली और भाषाएं संदर्भित तौर पे प्रयोग में लाई जाती हैं। अब यदि किसी बालक को शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ना है तो ये आवश्यक हो जाता है कि उस बालक को सबसे पहले कॉपी किताब और शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ा जाए, और इसके लिए सर्वोपरि है कि वो बालक, ध्यान दीजिएगा, सर्वोपरि है कि वो बालक अपनी मातृभाषा के अनुसार शिक्षा का कार्य शुरू करे। लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारत को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलानी है, एक रूपता लानी है, इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि देश की भी अपनी भाषा हो, और साथ ही इस भारतवर्ष को विश्व विस्तार पटल पे भी अपनी बात रखनी है, अपने विश्व गुरुत्व की बात को, महत्ता को स्वीकार करवाना है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी बालक सीखे। इन्हीं तमाम विवेचनाओं के आधार पे भारत जैसे, ध्यान दीजिएगा, भारत जैसे राष्ट्र में त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत हो जाती है। इन्हीं तमाम विवेचनाओं के आधार पे भारत में त्रिभाषा सूत्र की शुरुआत हो जाती है। समान तौर पे हम अगर बात करें तो त्रिभाषा सूत्र से हमारा तात्पर्य होता है ऐसे शिक्षा की व्यवस्था से, ध्यान दीजिएगा, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था से जिसमें शिक्षा के 3 क्रमांक होंगे, जिसमें शिक्षा के 3 क्रमांक होंगे। पहला, शिक्षा उसकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा में बालक को प्रदान की जाए। दूसरा, उसकी क्षेत्र भाषा या राष्ट्रीय भाषा में प्रदान की कराई जाए। और तीसरा, उस बालक को राष्ट्रभाषा या कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा सिखाई जाए। इसी विवेचना को हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी विवेचना को हम क्या कहते हैं? त्रिभाषा सूत्र। ये त्रिभाषा सूत्र की अगर हम बात करें तो जब से, ध्यान दीजिएगा, जब से शिक्षा की व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, आज़ादी से पहले तो बात कही जा रही थी, लेकिन इसकी विशेष बातें भारत की आज़ादी के बाद कही जाने लगी। भारत की आज़ादी के बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 मुगलिया कमीशन जब बना, उसमें 2 भाषा सूत्र की बात कही गई। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964-66, जिसे हम कोठारी कमीशन कहते हैं, जब उसका निर्माण हुआ तब उसमें प्रारंभिक अवस्था में, ध्यान दीजिएगा, 2 भाषा सूत्र की बात कही गई, लेकिन अंतिम अवस्था में त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई। और त्रिभाषा सूत्र पुरजोर तौर पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, या जिसे हम नई शिक्षा नीति 1986 कहते हैं, या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NEP, नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 1986 कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में त्रिभाषा सूत्र का प्रादुर्भाव हुआ और त्रिभाषा सूत्र पुरजोर तौर पे चर्चा में आई, और ऐसा माना गया कि राष्ट्रीय स्तर पे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा माना गया कि राष्ट्रीय स्तर पे त्रिभाषा सूत्र, ये जो योजना थी, ये जो क्रियान्वयन था, यह संपूर्ण भारत में विकसित कर दिया जाए, ताकि भारत में एक समृद्ध,
एक व्यवहारिक, एक सकुशल राष्ट्रीयता की विकास की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए यह त्रिभाषा सूत्र सभी विद्यालयों में, सभी शिक्षा केंद्रों में, सभी नवचार केंद्रों में सुनिश्चित कर दिया गया कि यदि हम बालक को समृद्ध विकास की अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं, अगर राष्ट्र में पुनर्निर्माण की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, तो हमें स्वेच्छा से इस त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार करना होगा। और खास तौर पे यदि हम शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो भारतीय शिक्षा की व्यवस्था में ये त्रिभाषा सूत्र अपना विशेष महत्व रखती है। अगर इसके अंदर हम लोग चलते हैं तो त्रिभाषा सूत्र में जो पहली बात आती है, ये आती है कि यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, ध्यान दीजिएगा, यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी बालक को प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा देना प्रारंभ करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे, ये निर्धारित करेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में उस बालक को जो शिक्षा दी जाए वह उस बालक की मातृभाषा हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि मातृभाषा के साथ साथ वह उसकी क्षेत्रीय भाषा भी सुनिश्चित करे, ताकि बालक प्रभावी तौर पे सबसे पहले शिक्षा से जुड़ सके। शिक्षा के जुड़ने के दौरान वह तमाम चीज़ों को सीखेगा। जब शिक्षा के प्रदेश में उसकी रुचि बलवती होगी, बनती जाएगी, तो धीरे धीरे एक क्रमांक उसके मस्तिष्क में विकसित होगा और वह शिक्षा से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, और अपनी शिक्षा की व्यवस्था में जो उसकी भागीदारी है उसको वो सुनिश्चित करेगा। इसलिए त्रिभाषा सूत्र के विचार में ये बात कही गई कि प्रारंभिक अवस्था में, हम ऐसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पे बालकों को मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वहीं त्रिभाषा सूत्र में जो दूसरी बात कही जाती है वो ये कही जाती है कि हम बालक को सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा देंगे जो प्राथमिक स्तर पे होगा, लेकिन जैसे ही वो बालक उच्च प्राथमिक स्तर पे जाता है वहीं उसे दूसरी भाषा की व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इसके लिए कहा जाता है कि बालक को आवश्यकता के अनुसार हिंदी भाषा या उस समय जो राज्य में दूसरी महत्वपूर्ण भाषा होगी, जिसे अंग्रेजी भी कह सकते हैं, उसमें हर हाल में शिक्षा दी जाएगी या वो भाषा उस शिक्षा की व्यवस्था में शामिल की जाएगी। अगर उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जैसे हम तमिलनाडु की बात करें, वहाँ तमिल भाषा चलती है, तो बालक को सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा में तमिल भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। लेकिन जैसे प्राथमिक शिक्षा वो पूरी करता है, 6 से 8 के क्रमांक में जाता है, वैसे तमिल भाषा के साथ साथ उसे हिंदी और अंग्रेजी की शिक्षा भी दी जाएगी। ये दूसरी व्यवस्था है। वहीं त्रिभाषा सूत्र में जो तीसरा क्रमांक आता है कि जैसे वो बालक माध्यमिक में पहुंचता है, यानी 9वीं से 12वीं के बीच में पहुंचता है, वैसे उस बालक को या तो हिंदी भाषा अनिवार्य तौर में पढ़ाई जाएगी या कोई आधुनिक भाषा पढ़ाई जाएगी। यदि वो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र का है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के क्षेत्र का है, वो तो उसे दूसरी महत्वपूर्ण भाषा हिंदी के तौर पे सिखाई जाएगी और तीसरी उसे अंग्रेजी दी जाएगी। यदि वो हम कह सकते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का है वो, तो एक उसका जो भी वहाँ चलता है कन्नड़, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, तमिल, वो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। दूसरी उसे हिंदी की शिक्षा दी जाएगी और तीसरी एक अंतर्राष्ट्रीय, इसे अंग्रेजी कहते हैं, उसकी शिक्षा हर हाल में उस बालक को प्रदान कराई जाएगी। ये था हिंदी के व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र। अगर हम तमाम शिक्षा आयोगों की बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करें, चाहे 64 की बात करें, चाहे 86 की बात करें, चाहे 92 की बात करें, यहाँ तक कि नई शिक्षा नीति अगर 2020 में जो बन के तैयार हुई उसकी भी बात करें, तो इन सभी लोगों ने शिक्षा के त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया और कहा है कि शिक्षा की व्यवस्था में त्रिभाषा सूत्र सुनिश्चित होना चाहिए। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में कोई नई जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ।